विदुर ने ही धृतराष्ट्र को एडवाइस दिया कि देखो ये जो कौरव और पांडव हैं ये बच्चे, इनकी लड़ाई का कोई अंत नहीं है। कल इनकी शादी होगी, औरतें आएंगी, लड़ाई और बढ़ेगी। तो आज ही तुम एक काम करो, पांडवों के लिए दूसरा एक घर बना दो। दुर्योधन ने इंसल्ट की विदुर की और बोला कि मेड के बच्चे, आप हमें एडवाइस करेंगे? तो अगर इतना लगाव है उनसे, चली जाइए ना उनके पास। और धृतराष्ट्र जो बहुत डिपेंडेंट थे विदुर के एडवाइस में, वो भी खींच के बोले जाओ। विदुर चले गए। आपके इंटेंशन सही हो, यू मे हैव विजडम, आपको मालूम है सही क्या है गलत क्या है, क्या फायदा उस सबका? विदुर कुरु परिवार के सबसे स्मार्ट इंसान राजा नहीं बन पाए क्योंकि मेड सर्वेंट के बेटे थे। एडवाइस देते थे, प्रधानमंत्री बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन एडवाइस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। जानते थे कि सही चीज़ क्या है, लेकिन सही चीज़ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि कोई उनकी बात सुनता नहीं था। ज़्यादातर लोग उनकी बात सुनते नहीं थे। कई जो बुरे निर्णय थे रोकने की कोशिश करते थे लेकिन रोक नहीं पाते थे। A little sad, the smartest man in the room कोई उनको सुनता नहीं था। स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम, और वो धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, मतलब कौरव और पांडवों के काका। लेकिन जैसे बोला मेड सर्वेंट के बेटे थे, तो ऑलवेज वॉज द वाइजेस्ट बट कुड नॉट होल्ड पावर, है ना। पहला की मोमेंट कौन सा था विदुर की जिंदगी का? लाक्षागृह, है ना। जब विदुर ने ही धृतराष्ट्र को एडवाइस दिया कि देखो ये जो कौरव और पांडव हैं ये बच्चे, इनकी लड़ाई का कोई अंत नहीं है। कल इनकी शादी होगी, औरतें आएंगी, लड़ाई और बढ़ेगी। तो आज ही तुम एक काम करो, पांडवों के लिए दूसरा एक घर बना दो। तो धृतराष्ट्र ने वर्णावत कहाँ है? आज के मीरठ के पास। वर्णावत में बनाया लाक्षागृह। अब बना तो दिया घर, फिर विदुर गए इंस्पेक्शन के लिए और विदुर ने देखा, हे भगवान, ये तो पूरा लाक्ष से बना था। वो जो रेड सीलिंग, वो वैक्स होती है ना, वैक्स, हाँ, तो उससे बना था। और ही वॉज हॉरिफाइड कि ये तो षड्यंत्र था, ये तो पांडवों को मार डालने का षड्यंत्र है। तो अब विदुर एडवाइजर थे, पावर तो नहीं था, है ना, सिर्फ एडवाइजरी रोल था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये लाक्षागृह के नीचे एक टनल बना दिया। अच्छा, और ये 5 पांडव जब कुंती के साथ आए लाक्षागृह में तो हिंट किया, क्योंकि देखो डिवाइडेड लॉयल्टीज थी तो क्लियरली नहीं बोल पाए, तो हिंट किया कि देखो आग का सामना करना पड़े तो रास्ता ढूंढना जरूरी हो जाता है। ये हिंट दे दिया। और ऑफ कोर्स कोडेड मैसेज, और कहानी आगे बढ़ी। लेकिन सोचने की बात ये है अमीश कि क्या डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे वो कि ये कोडेड मैसेज जरूरी थी क्या? अगर पांडव नहीं समझ पाते तो कहानी का अंत तो उधर ही हो जाता। कि डायरेक्ट बोलना क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ये कोडेड मैसेजिंग देना, इसमें कितनी बुद्धिमत्ता है या फिर कायरता है? एक और बात भी कह सकते हैं कि टेक्निकली क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे राजा धृतराष्ट्र के, तो ही हैड टू बी लॉयल टू हिम। तो क्या वो अपना धर्म निभा रहे थे एज अ ब्यूरोक्रेट, एज एन एडवाइजर टू द किंग? तो ठीक है, मेरा धर्म है कि मैं उनके आज्ञा का पालन करूं, तो मैं खुलेआम तो अपोज नहीं कर सकता, लेना नहीं कर सकता, लेकिन छुप छुप के कर सकता हूँ। तो क्या ये भी एक था कि लेकिन अगर आपको निर्णय लेना है तो या तो एक साइड या दूसरे साइड में लीजिए। अगर आप बीच में अटक गए, इज दैट समथिंग गुड और बैड? पता भगवान जाने, आई मीन चॉइसेस आर डिफिकल्ट। और हाँ ठीक है, उनकी चेतावनी से फायदा तो हुआ, पांडव बच तो गए। हाँ, स्मार्ट थे पांडव। और एक इंसिडेंट जो आता है, द्रौपदी माँ का जो चीरहरण हुआ था, कई लोग क्योंकि जो सब पावरफुल लोग थे, सीनियर लोग थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सब कृपाचार्य, सब चुप बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। इतना बड़ा पाप हो रहा था, सिर्फ एक विदुर के अलावा वो उठ खड़े हुए थे। उन्होंने कहा यह अधर्म हो रहा है। कहा भी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को कि इसे रोकिए, ये क्या हो रहा है। फिर से किसी ने उनकी बात सुनी नहीं। पूरे सभा में वही एक इंसान थे जिन्होंने धर्म का साथ दिया, सही बात कही, लेकिन फायदा नहीं हुआ, रोक नहीं पाए। गलत काम हो रहा था,
प्रयत्न तो किया, तो ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं एटलीस्ट ही ट्राइड, ठीक है, किसी ने तो अपनी आवाज उठाई, प्रयत्न तो किया, लेकिन रोक नहीं पाए। तो इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? या ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर आप रोक नहीं पा रहे हो तो टेक टफर मेजर्स। जैसे वही एक सिचुएशन था, अगर आप आचार्य चाणक्य के बारे में सुने, नंद परिवार था, राज परिवार, एंड आचार्य चाणक्य वाज नॉट अ वॉरियर बाय हिमसेल्फ, लेकिन नंद परिवार अधर्म कर रहा था, they were running the empire badly, and आचार्य चाणक्य took the harsh steps that needed to be done. कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है तो फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई मैंने प्रयत्न तो किया। क्या आचार्य चाणक्य का तरीका सही था या विदुर का? क्योंकि दोनों की चाणक्य नीति भी है, विदुर नीति भी है, दोनों से बहुत सीख सकते हैं। लेकिन चाणक्य वाज विलिंग टू टेक एक्शन, और कभी कभार वो जो एक्शन था इट वुड स्कर्ट द मॉरल लाइंस, लेकिन विदुर कभी मॉरल लाइंस क्रॉस नहीं करते थे। बिल्कुल नहीं। आचार्य चाणक्य was able to stop bad things from happening. विदुर रोक नहीं पाए। He was smart. सब उनको समझ में आ रहा था, वो देख सकते थे क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन रोक नहीं पाए। What is a better thing to do? पर अमीश, एक बात तो है, अगर मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है और कोई अपनी आवाज उठाए, उसका चाहे इफेक्ट हो ना हो, मेरे रिकॉर्ड में तो चला गया कि किसी ने तो आवाज उठाई। आवाज तो उठाई, और महाभारत के ग्रंथ में भी रिकॉर्ड तो हो गया कि विदुर ने आवाज तो उठाई, उठाई, आवाज तो उठाई, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट होता है। Vidur's story begins with a quiet contradiction. He is born into the Kuru royal family, yet from the very start is denied the right to rule. He is the son of Rishi Vyas and a palace maid, born on the same night as his half-brothers Dhritarashtra and Pandu. Though royal by blood, his birth marks him as unfit for the throne. What he lacks in status, however, he more than makes up for it in clarity, wisdom, and moral strength. Instead of becoming king, Vidur becomes the conscience of Hastinapur. Appointed prime minister and chief advisor, he speaks for justice in a court increasingly ruled by fear, pride, and family loyalty. He warns Dhritarashtra again and again about Duryodhan's envy, defends the Pandavas when few others dared to, and reminds the Kuru elders that power without righteousness leads only to ruin. Often he stands alone, clear-sighted where others choose not to see. There is a quiet tragedy in Vidur's life. By intelligence, temperament, and fairness, he may have been the most capable ruler of them all. Yet, he watches weaker men wear the crown while his advice is ignored at the moments it matters most. Still, Vidur never turns bitter. He chooses service over resentment, becoming the moral backbone of the kingdom rather than its visible head. When war finally comes and everything he warned against unfolds, Vidur's grief runs deep, not only for the lives lost, but for the future that might have been. His story reminds us that leadership is not always about power, and that true wisdom often speaks from the margins, unheard until it is too late. विदुर ने आवाज तो उठाई, उठाई, आवाज तो उठाई, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा की मोमेंट तब आया जब पांडव और द्रौपदी वनवास में चले गए 13 इयर्स के लिए। 12 इयर्स एग्जाइल, 1 ईयर अज्ञातवास। जब वो चले गए तो यहाँ पैलेस में दे वर ग्लोटिंग, दे वर वेरी वेरी हैप्पी। और दुर्योधन बोल रहे थे कि अभी जाके समाप्त कर देना सब कुछ, जंगल में जाके मार डालें सबको, हम क्यों रुकें 13 साल के लिए। और इस तरह की बातें सुनकर विदुर विचलित हो गए। मॉरल आदमी थे, तो उन्होंने बोला कि ये गलत है, और अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को बोला कि ये जो आज सभा में हुआ है ये बहुत गलत है, तुमने गलत किया है। इनफैक्ट तुम्हें तुम्हारे भाई के बच्चों को और अपनी बहू को वापस लाना चाहिए, ये बहुत गलत है। तो दुर्योधन ने इंसल्ट की विदुर की और बोला कि मेड के बच्चे, आप हमें एडवाइस करेंगे? तो अगर इतना लगाव है उनसे, चली जाइए ना उनके पास। और धृतराष्ट्र जो बहुत डिपेंडेंट थे विदुर के एडवाइस में, वो भी खींच के बोले कि जाओ ना। विदुर चले गए, विदुर पैलेस छोड़ के चले गए। तो ही टुक एक्शन, सो टू स्पीक, कि वॉक अवे फ्रॉम समथिंग दैट इज रॉन्ग। उसके बाद क्या हुआ फिर? क्योंकि जब जंगल में गए और पांडवों से मिले तो बैठे, मशवरा किया, और फिर युधिष्ठिर ने बोला कि विदुर को कि आप वापस जाइए, धृतराष्ट्र जो हैं काका, उन्हें आपकी ज़रूरत है।
वो आपके बिना कंप्लीटली ही विल बिकम विदाउट एनी गुड एडवाइस. तो योर फेट इज विद योर एल्डर ब्रदर. आपको वापस जाना चाहिए. तो विदुर वापस आए तो, लेकिन उन्होंने किया क्या कि उसके बाद से उन्होंने पैलेस में कभी खाना नहीं खाया. ओके, अपने ही घर में वो साग ग्रो करते थे, विदुर साग, और अपने ही घर के जो की ग्रोथ की उपज को वो खाते थे. एक साइलेंट प्रोटेस्ट. मान लो कि भैया मुझे यहाँ रहना तो है, लेकिन आई एम रजिस्टरिंग माई साइलेंट प्रोटेस्ट कि ये जो हो रहा है ये गलत है. क्या ये इनफ था? गुड इंटेंशंस, आर दे इनफ? और कैन यू टेक ग्रेटर एक्शन? कि इज रेजिंग योर वॉइस, साइलेंटली प्रोटेस्टिंग इनफ? लेकिन ये भी है कि हालात ही ऐसे हों अमीश कि तुम सोचो, एक ऑफिस में है ना, एक जूनियर एम्प्लॉय देख रहा है कि सीनियर्स से एक या दो सीनियर्स गलत कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो 3 चॉइसेस हैं. आवाज उठाओ, दूसरा नौकरी छोड़ के चले जाओ, या फिर चुप रहो. तीनों चॉइसेस बहुत कठिन हैं, क्योंकि जब आवाज तुम उठा रहे हो, यू आर रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट दोज इन पावर. ओके, नौकरी छोड़ के जा रहे हो तो दिस इज, ये ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, कितनी नौकरियां छोड़ोगे? किस किस गलती को देख के तुम वो सत्यकाम मूवी याद है धर्मेंद्र का? हाँ, he was truthful but फायदा तो हुआ नहीं. You should just keep leaving his job. हाँ. तो then is it enough to just raise your voice and then keep quiet? Do your duty and then keep quiet. तो आवाज उठाओ, लेकिन अपने बारे में भी सोचो. कठिन है. एक डीपर पॉइंट यहाँ पे उभर के आता है दीदी, उस जमाने में भी नहीं, आज के ज़माने में भी, द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर. आपके इंटेंशन सही हो, यू मे हैव विजडम, आपको मालूम है सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या समाज के लिए अच्छा होगा, क्या कंपनी के लिए अच्छा होगा, लेकिन आप सत्ता में हैं ही नहीं, आपके हाथ में सत्ता ही नहीं है. क्या फ़ायदा उस सब का? फिर ख्याली पुलाव हो जाता है इन सम वेज. आप ठीक है, आप थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता है उसका. तो दैट इज़ वन क्लियर थिंग, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी इन पावर. और स्पेशली अगर आपके पास वो विजडम है, आपके पास वो दिमाग है कि आप अच्छा चयन कर पाएँ, अच्छे निर्णय कर पाएँ, तो सत्ता कितना महत्व रखता है कि अपने हाथ में. ये चाणक्य से तो यही सीख सकते हैं, आचार्य चाणक्य से, कि किसी तरह सत्ता में आओ ताकि आप कुछ अच्छे काम तो कर पाओ. नहीं तो आप मशवरा ही कर रहे हैं, प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं, उसका समाज में इतना फायदा तो नहीं होगा. मे बी दैट इज़ वन थिंग टू लर्न फ्रॉम विदुर. फिर भी विदुर नीति से हम इतना सीख सकते हैं. जिन्होंने नहीं पढ़ा है विदुर नीति, प्लीज़ ज़रूर पढ़िए. चाणक्य नीति से कम नहीं है. बट स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ. इफ यू रियली वांट टू बी एबल टू हैव एन इम्पैक्ट, बिकम स्ट्रांग. या सत्ता कितना महत्व रखता है. आई थिंक ये एक अच्छा पड़ाव है इस एपिसोड को विराम देने का. अगर आपके मन में कुछ ख्याल हो तो टिप्पणी करें, नीचे विदुर के बारे में बताएं, या जो इंसिडेंट्स जो हमने जिसके ऊपर चर्चा की दीदी और मैंने, उसके ऊपर टिप्पणी करें. और अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बिलो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब ह्यूमंस और महाभारत का अगला एपिसोड प्रसारित होगा. तब तक भावना दीदी और मुझे इजाज़त दीजिए. जय श्री कृष्ण.